बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आमशरी आरिफ हमीद भट्टी। नाज़रीन, कहते हैं जुल्म आखिर जुल्म है, तो बढ़ता है तो मिट जाता है। अब खंडरात बता रहे हैं हमारा तालीशान है, बहुत कुछ होने वाला है। ताकतवर ताकत को तरसेंगे और जालिम अपने जुल्म का एहतसाब देंगे। एक इंसान प्लानिंग करता है कि मैं ये बनाऊंगा, इसको मार दूंगा, उसको जिंदा रख दूंगा, इसको गिरफ्तार कर लूंगा, उसका नुकसान कर दूंगा। लेकिन एक कायनात करती है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त करता है, जिसे रब्बुल आलमीन कहा जाता है, कुल कायनात का रब। लगता है अब सयाद खुद ही अपने जाल में आने वाला है। बात नादिन सी है कि निज़ाम पर, निज़ाम के मामारों को एतबार उठ चुका है। कहते हैं कि ये निज़ाम कोलैप्स कर गया। कोलैप्स करने की वजह तो कोई होगी ना, उसका तो तयन करना होगा। हर ये निज़ाम चला कौन रहा है, इसके पसे पर्दा या छुपे चेहरे कौन हैं, आखिर इस बुराई की वजह क्या है। कहते हैं सूबे या इंतजामी यूनिट बनाने होंगे, बनाने चाहिए। क्या सूबे और इंतजामी यूनिट बना के अवाम की राय के बगैर इलेक्शन चोरी ख़त्म हो जाएगी? क्या करप्शन ख़त्म हो जाएगी? क्या दहशत गर्दी ख़त्म हो जाएगी? क्या मुल्क की इकॉनमी ठीक हो जाएगी? क्या डॉक्टर अपना काम करेंगे, इंजीनियर अपना करेंगे, साफियों को अपना काम करने दिया जाएगा, अदलिया को आम किया जाएगा? जब तक गंद को, कुत्ता अगर कुएं में गिर गया है तो पानी के डोल निकालने से नहीं होगा, कुत्ते को बाहर निकालना होगा। कहते हैं कि निज़ाम नहीं चलता, गुड गवर्नेंस से चलता है। गुड गवर्नेंस की जिम्मेदार कौन है? आखिर ये गवर्नेंस चला कौन रहा है? कोई तो इसका तयन करना होगा। दहशत गर्दों के खिलाफ कुर्बानियों की एक तवील दास्तान है, फौज से लेके पुलिस से लेके अवाम तक। लेकिन दहशत गर्दी का खात्मा क्यों नहीं हो रहा? और करप्शन पिछले साल में जितनी बढ़ी है उतनी तो 74 सालों में नहीं बढ़ी थी। अब लगता है कि वक्त आ गया है जब जिसने जहां गलती की वो उसके गिरफ्त में आएगा। निज़ाम कुदरत भी यही है। बात इतनी है कि निज़ाम के ममारों का निज़ाम उठ गया है। पूरी बात बताता हूँ, लेकिन पहले ये बता दूँ कि एक वफाकी वजीर और कुछ और लोगों से बाकायदा तौर पर इस्तीफ़ा मांग लिया गया है। कुछ लोगों से इस्तीफ़ा मांग लिया गया है और पैगाम दिया गया है, आपकी सियासत जाए भाड़ में, सूबे और मुल्की मफाद में इंतज़ामी यूनिट बनाने होंगे। क्या इसका ऐलान तो बेहतर ये था हुक्मरान इत्तेहाद पीपल्स पार्टी और नून लीग ऐलान करते, क्योंकि आइन में इसका जिक्र लिखा है किस तरह सूबे बनाएंगे। क्या इस्तीफ़े लेने से और अहम शख्सियात को भी पैगाम दिया गया है कि आपको हर किस्म की सपोर्ट की, अदालती की, अवाम को उठने दिया गया, सियासतदान को उठने दिया, लेकिन आपने मुल्क को तबाही के दहाने खड़ा कर दिया है। किस किस से इस्तीफ़ा मांगा गया है और कौन इस्तीफ़ा देगा? किसकी फाइलें खुल गई हैं और किसी को पैगाम दे दिया गया और कहा गया कि अब आप बाहर जाने की कोशिश ना कीजिएगा। नाज़रीन, अब वो कौन सा वजीर है या कौन सी अहम शख्सियात है जो इस वक्त रडार पर है, जिनकी लूट मार की दास्तानें आम है, लेकिन सूबे बनाने ज़रूर चाहिए। लेकिन क्या सूबे बनाने वाले अवामी हमायत से मुंतखब नुमाइंदों के जरिए सूबे बनाएंगे या आइनी अदालत से या मौजूदा हुकूमत से? सवाल सबसे बड़ा अहम है। आज DGI की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें दहशत गर्दों को ललकारा गया और दहशत गर्दी का खात्मा ही हम सब पाकिस्तानियों का मकसद है। लेकिन इसका तयन करना होगा कहाँ कहाँ किसने गलती की, किसने इख्तियार से तजावज़ किया, किसने इख्तियार का गलत इस्तेमाल किया, किसने दहशत गर्दों को अरूज दिया, किसी ने करप्शन माफिया को पाला। कौन सा बड़ा फ्राडिया है जो अरबों रुपए ब्यूरोक्रेट और सियासतदानों को लेकर भाग गया है और अब बड़े से बड़ा ताकतवर अपने पैसों की दुहाई भी नहीं दे पा रहा। खैर नाज़रीन, वो और इस इस्तीफ़े जो कि जिन लोगों से इस्तीफ़ा मांगा गया है वो इस वक्त ताकतवर तरीन हैं और वो कहते थे 4-5 दहाइयों से हुक्मरान करते हैं। ख़ास तौर पर किसी एक बयान के बाद मांगा गया है। आज के वीलॉग में सब कुछ बताने की कोशिश करूँगा, क्योंकि पीका भी है और ख़बर को कबर में भी बताया जाता है। लेकिन अचानक तमाम कठपुतलियाँ हरकत में आ गई और तमाशा करने लग पड़ी। अचानक आवाज़ें आना शुरू हो गई और मूवमेंट शुरू हो गई। बड़े बड़े होटल बुक होने लगे, अखराजात आने लगे और जो बुराई की वजह है, जो मुल्क में तबाही की वजह है, वही अब अपने आप को निजात दहिंदा कह रहे हैं। अब देखते हैं कि फ़ैसला करने वाले फ़ैसला क्या करते हैं। एक इंसान की हिकमत है, एक अल्लाह की। नाज़रीन, आवाज़ों में मज़ीद कुछ गूंज पैदा होगी और आइंदा 2 हफ्ते सियासी बाजार गर्म रहेगा
और सियासी बाजार गर्म रहने में कुछ लोगों को उनका आईना पिछले 4 साल का या 50 साल का रिकॉर्ड दिखाया जाएगा और एक पंजाब की अहम वजीर मुश्किलात में आ सकती है या आ सकता है, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता। अब गूंज हर तरफ आबाद होगी। इस हंगामे में 10 अरब सऊदी अरब से आने की उम्मीद भी पैदा हो चुकी है और ईरान और सऊदी अरब की जंग में बाद पाकिस्तान और अहम होता जा रहा है और इसी तरह कुवैत के साथ भी एग्रीमेंट कर रहा है। ये कहानी क्या है, मगर सबसे पहले इस्तीफे की कहानी सुन ले, बाद में DGISPR साहब मोहतरम की प्रेस कॉन्फ्रेंस में तफसीली लेकिन मुख्तसर बात करेंगे और मुल्की मफाद को पहले तरजीह देंगे। नाज़रीन, ये सारा तनाज़ा आज इस वक्त शुरू हुआ जब इस्तेकाम पार्टी के सरबराह और वफाकी वजीर और नैब की जेल में रहने वाले अब्दुल अलीम खान ने आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी मुहिम के दौरान इत्तेहादी हुकूमत को बड़ी जमातें नून लीग और पीपल्स पार्टी को आड़े हाथों लिया। अलीम खान कौन है, इनका तारुफ कराने की ज़रूरत नहीं। कुछ भी ना कहा और कह भी गए, कहते कहते रह भी गए। नाज़रीन, दूसरी तरफ अलीम खान ने किसी का नाम लिए बगैर सीधा निशाना बनाते हुए कहा कि ये बार बार आते हैं, धोखा देते हैं, गायब हो जाते हैं, 5 साल हुकूमत के मज़े लूटते हैं और फिर नारे लेकर आ जाते हैं मुख्तलिफ नामों से और मुख्तलिफ नारों से। पुरानी बोतल पुरानी शराब वाली कहावत ही है। और फिर नारे लेकर आ जाते हैं। इनमें से पूछें कि पिछले 30-40 सालों में ये महरूमियाँ दूर क्यों नहीं हुई। अलीम खान सब कह रहे हैं। अलीम खान आपको पता ही है ना कौन है। मुझे बहुत कुछ पता है, कसम खुदा की, किस किस के साथ फिट है, किसके साथ फिट था, किसने किसको कहा था कि इसको वज़ीर आला बनाया जाए, और एक गैर सियासी शख्सियत ने भी कहा था लेकिन वो नहीं बने। खैर, वो तो इमरान खान की हुकूमत थी, वो खुद इस वक्त 3 साल से जेल में है और PTI मूवमेंट चलाने की कोशिश करी है। उन्होंने अलीम खान ने कहा नौजवानों को रोजगार, सेहत, तालीम और इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों नहीं मिला, और अगर आप काम नहीं कर सके तो आज किस मुंह से दोबारा वोट मांग रहे हैं। अलीम खान का बयान आते ही नून लीग के सीनियर रहनुमा और हमेशा कंट्रोवर्सी में रहने वाले मोहतरम वजीर दिफा ख्वाजा आसफ साहब शदीद बरहम हो गए। ये बरहम अक्सर हो जाते हैं क्योंकि इन पर भी आजकल कोई खासा बरहम हो रहा है। ये वही हैं जिन्होंने कहा था कि 2018 में मैंने कमर जवेद बाजवा को फ़ोन किया और 2024 के इलेक्शन हरियाणा डार का आप सबको इल्म है, मैंने क्या जिक्र करना है। उन्होंने फौरी तौर पर अलीम खान के इस्तीफ़े का मुतालबा किया है। ख्वाजा आसफ ने एक्स ट्विटर पर लिखा है कि अगर अलीम खान के पास खुददारी नाम की कोई चीज़ है तो वो अपने इस बयान के बाद इस्तीफ़ा दे और हुकूमत मुखालिफ बेंचों पर बैठने का ऐलान करे। ये हौसला करे कि सिर्फ बयानबाजी ना करें। अलीम खान को तंज कर रहे हैं। और ख्वाजा आसफ ने रावी के मुतासिरीन का हवाला देते हुए तंजिया कहा है कि सियासत कभी शर्म व हया का तकाजा भी करती थी और पंजाब असम्बली के इजलास में देखा जाएगा कि कौन सिर्फ दावे करता है और कौन अमली तौर पर इस्तीफ़ा देकर निकलता है। ख्वाजा आसफ साहब, अगर आप 2024 के इलेक्शन में या 2018 के इलेक्शन के बाद PDM का इल्ज़ाम तो कमर जवेद बाजवा पे लगाते थे, आप कहते थे PTI से हमारा मुकाबला ही नहीं, हमारा एस्टेब्लिशमेंट से मुकाबला है। शर्म हया तो होनी चाहिए। ज़ियाउल हक को ज़ियाउल हक किस किस को सियासत में लाया, उस लीडरशिप के बारे में भी रोशनी डालें। आप सीनियर सियासतदान और काबिल एहतराम हैं। किस किस ने इस मुल्क का ख़जाना लूटा वो भी कहें। आसफ जरदारी साहब के बारे में आप क्या कहते थे वो भी बताएं। और आसफ जरदारी को आपने सदर क्यों बनाया और उसी काबीना में आपने हलफ भी लिया आसफ जरदारी से। तो अब बिलावल भुट्टो आपके बारे में क्या कहते हैं कश्मीर इलेक्शन में। अब तो खासी चीज़ें खुलेगी, कई तख्त उछाले जाएंगे, कई ताज गिराए जाएंगे। नाज़रीन, अब आ जाते हैं हुकूमती इत्तेहाद के अंदर सिर्फ अलीम खान और ख्वाजा आसफ ही आमने सामने नहीं है, बल्कि आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान आग लगा दी गई है और नॉन इशुओं को इशू बनाया जा रहा है। कुछ लोग इसे नूरा कुश्ती कह रहे हैं, कुछ मवाफ़ात अमल कह रहे हैं और कुछ इस कह रहे हैं कि ये, और जो कल इस्लामाबाद में हुआ, कुछ कहा कठपुतली उनको कहा जा रहा है। ये कठपुतली किसका खेल खेल रहे हैं? ये खुद तो बताएं कितना कितना टैक्स देते थे। इन्होंने पाकिस्तान की तरक्की के लिए क्या किया? अगर किसी की एक्सपोर्ट बढ़ती है बिजनेसमैन की तो अच्छी बात है, अल्लाह ताला और रिज़्क़ दे, लेकिन साथ कौम को टैक्स भी दें। क्या हाउसिंग सोसाइटियों वालों ने कितनी कितनी सरकारी ज़मीनें मर ली, कितने अरबों रुपए की नाले खाले मर लिए। ये कहानी फिर सही। फिलहाल हम पीपल्स पार्टी और नून लीग की आते हैं। चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने जरदारी ने खुलकर नून लीग को धमकी देते हुए
कहा है कि अगर आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में चोरी किया गया तो लिख ले आपकी वफाकी हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। उल्टी गिनती तो शुरू होगी। बहुत देर लोगों ने ना हक जुल्म बर्दाश्त किया है, ना करता गुनाह की सज़ा उन्हें मिली है। रिज़्क़ हलाल खाने वालों को और सच बोलने वालों को सिर्फ इसी पादाश में तुना गया कि आप हमारी गुलामी का तोक गले में नहीं पहन रहे। नाज़रीन, बिलावल के इस ख़तरनाक पैगाम पर वफाकी वज़ीर बराए कश्मीर अमीर मकाम, जिनका कोई मकाम नहीं है KPK में, ने फ़ौरन रद्द-ए-अमल देते हुए ईंट का जवाब पत्थर से देने की कोशिश किया और कहा है कि बिलावल भुट्टो को मालूम होना चाहिए कि अगर हम गए तो सब इकट्ठे जाएंगे और हुकूमत हमारी तनहा नहीं जाएगी। नहीं, कई जाएंगे, जो बहुत मजबूत समझते हैं वो भी जाएंगे और हक पर कायम रहने वालों को अल्लाह कामयाबी से हमकिनार करेगा, क्योंकि अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को बचाना है और पाकिस्तान की अवाम पर गिद्धों का कब्ज़ा ख़त्म कराना है। और गिद्ध किसी भी रूप में हुआ वो अंजाम उसका बादिउल नज़र में करीब नज़र आ रहा है। और साहिब इल्म कह रहे हैं कि मुल्क को लूटने वाले चाहे कोई भी है, किसी भी तबके से है, वो जवाल की कहानियाँ शुरू होने वाली है। नाज़रीन, जब बात हाथ से निकलने लगी और वफाकी इत्तेहादी हुकूमत के गिरने के खतरात मंडलाने लगे तो दोनों जमातों के सीनियर रहनुमाओं ने मुजफ्फराबाद में हंगामी बैठक की। पीपल्स पार्टी की तरफ से कमर जुमा, कायरा नदीम, अफजल चंद हमारे दोस्त हैं, नैयर बुहारी और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल राठौर, जिन्होंने कश्मीर एक्शन कमेटी को कलअदम करार दिया। और अब ख़त्म करते हैं फैसल राठौर। जबकि नून लीग की तरफ से राना सनाउल्लाह और अमीर मकाम ने मुलाकात की ताकि धांधली के इल्ज़ामात से पैदा होने वाली सियासी बहरान को वफात तक पहुँचाने से रोका जा सके, लेकिन ये तूफ़ान नहीं रुकेगा। फूकों से ये चिराग ना बुझाए जाएंगे। दोनों ने, आसफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो ने नून लीग के लिए इतनी मुश्किलात और उनका इतना करैक्टर ख़राब कर दिया इल्ज़ामात लगा के कि अब एक कश्ती में से, इन दोनों में से या कश्ती डूबेगी या एक को उतरना होगा। ये वक्त बताता है उतारने वाला किसका हाथ पकड़ता है। एक तरफ जहाँ ये सियासी कठपुतलियाँ आपस में लड़ रही हैं, वहीं दूसरी तरफ मुल्क में गुड गवर्नेंस के हाथ में बदअमनी और अहम ताकतों के सबर में जवाब दे चुका है। DGISPR मोहतरम DGI लेफ्टिनेंट जनरल काबिल एहतराम अहमद शरीफ चोई साहब ने एक अहम और तफसीली ब्रीफिंग के दौरान वाज़ेह पैगाम दिया कि सिक्योरिटी और इंसाफ दहशतगर्दी के लिए 40,000 से ज़्यादा इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए गए हैं, जिसमें गुज़श्ता 5 सालों के दौरान KPK में 7177 और बलूचिस्तान में 31,000 ऑपरेशन हुए हैं। और इस साल 819 अफराद शहीद हुए पाक फौज के, जिनमें आर्मी के 303 जवान, 333 शहरी शामिल हैं, जबकि 2024 मुसद्दका दहशत गर्दों को जहन्नुम वासल किया और दहशत गर्दों को तबाही के लिए आखिरी गोली तक पाकिस्तान ऑपरेशन करेगा और आखिरी शहरी तक, हिफाजी तक दहशत गर्दी के लिए एफर्ट्स जारी रहेंगी। DGISPR ने सख्ती से कहा कि दहशत गर्दों को या तो हथियार डालना होंगे या हम इन्हें ख़त्म कर देंगे, जहन्नुम वासल करेंगे। तालिबान रजीम दहशत गर्दों की मामनत कर रही है, लेकिन हम दहशत गर्दों और इनके सहूलतकारों को 100 गुना तकलीफ देंगे और वो क़यामत तक याद रखेंगे और हमारी जद्दोजहद जारी रहेगी। फ़ौज की तो काम ही है, शहीद की जो मौत है कौम की यह हयात है। उन्होंने कहा दहशत गर्दों से पर पूरी पाकिस्तान की कौम एस्टेब्लिशमेंट के शाना बिशाना खड़ी है, अल्हम्दुलिल्लाह। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब DGISPR से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के गुड गवर्नर से मुतल्लिक सवाल पर जवाब पूछा गया तो उन्होंने अहम बात की कि वज़ीर दाखिला का बयान इनकी ज़ाती राय है, हो सकता है, लेकिन गुड गवर्नेंस के बगैर मुल्क के मामला हल नहीं हो सकते। नेशनल एक्शन प्लान के 14 निकात पर तमाम सियासी जमातों से मुतल्लिक है। मसाइल का हल होना इस बात का सबूत है कि गुड गवर्नेंस के लिए कुछ करना पड़ेगा। हाँ, गुड गवर्नेंस का जिम्मेदार कौन है बैड गवर्नेंस का? एक अहम तरीन पंजाब में 3.5 साल से तैनाती है, वो किसके कहने पे लगा? बैड गवर्नर्स की जिम्मेदारी का अगर तयन हो गया और अच्छे अफसरान, ईमानदार, मुहिब्बे वतन, मुल्क की तरक्की के लिए तैनात बगैर सिफारिश और मेरिट के और सियासी टारगेट दिए बगैर, इकॉनमी का टारगेट दिए बगैर हुआ तो मुल्क सुधर जाएगा। ये ब्यूरोक्रेसी ने मुल्क को बहुत तबाह किया है, लेकिन असल जिम्मेदारों को पकड़ना होगा कि 4 लाख 5 लाख तनख्वाह और अरबों रुपए की बैरून मुल्क प्रॉपर्टी। ये समझ तो आप गए होंगे, कुछ अफसरान को मैं भी जानता हूँ जिन्होंने दिन दुगनी अरबों रुपए बनाए।
अगर और लेकिन मुल्क का अरबों खरबों डॉलर का नुकसान किया। खैर, सिर्फ बात गुड गवर्नर और दहशतगर्दी तक नहीं रुकी। DGISPR ने मौलाना फजलुर रहमान के शहोदा से मलिक बयान पर शदीद अफसोस का इजहार करते हुए कहा है कि शहादत अफवाज पाकिस्तान और पुलिस की रीढ़ की हड्डी है। ये समझना मुश्किल है कि मौलाना ने ऐसा क्यों किया। शहोदा हमारा फ़ख्र है, इनकी कुर्बानियों पर सवाल उठाना नाकाबिल फ़हीम है। यकीनन शहोदा और गाजी पाकिस्तान की आन है, शान है, माथे का झूमर है और हर पाकिस्तानी की, चाहे वो प्राइवेट आदमी है या सरकारी है। मुल्क के इस बिगड़ते हुए निज़ाम और इंतजामी बहरान को देखते हुए खुद इक़्तिदार के ऐवानों के अंदर से सूबों की तकसीम की आवाज़ें उठना शुरू हो चुकी हैं। वफाकी वज़ीर मुस्तफ़ा कमाल ने इतराफ़ किया है कि 21 साल पहले मुझे कराची में मेयर बनाया गया, 12 साल बाद MPA बना, लेकिन सच ये है कि इस निज़ाम में वफाक और चारे सूबे अब नहीं चल सकते और सूबे और यूनिट बनाने पड़ेंगे। उसका एक बाकायदा कानून है। क्या आईनी अदालत से अप्रूवल ली जाएगी? क्या जो लोगों को बिजनेसमैनों ने सेनेट में हिस्सा मांगा है, क्या कल को डॉक्टर भी मांगेंगे? क्या ज़मींदार भी मारेंगे? क्या आसान भी मांगेंगे? क्या मुल्क को चलाने के लिए गुड गवर्नेंस पहली शर्त है, लेकिन उसके लिए ऑनेस्ट आदमी, सियासत से बाला, जो मुल्क का इनकम टैक्स पूरा आने दे, टैक्स कलेक्शन पूरी करे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे पूरी करे, ताजरों से बिजनेसमैनों से रिश्वत लेने की बजाय रिज़्क़ हलाल कमाए और बिजनेसमैन और कारोबारी हिदायत मुझ समेत हम सब पाकिस्तान के मफाद में पूरा टैक्स दें और करप्शन बंद हो। करप्शन ख़त्म होगी तो मुल्क तरक्की करेगा, लेकिन करप्शन करने वाले बास ताकतवरों के फ्रंट मैन हैं। क्या देखते हैं उन सब पर हाथ पड़ेगा तो पाकिस्तान तरक्की करेगा? पाकिस्तान तरक्की करेगा, मैं और आप तरक्की करेंगे। दहशतगर्दी के खिलाफ DGISPR ने वादिया पैगाम दिया कि ज़ीरो टॉलरेंस है और आखिरी दहशतगर्दी के खात्मे तक जदोजहद रहेगी। वो मेरी ख्याल में माशी दहशतगर्द यानी कि करप्ट लोग और करप्शन करने वाले और करप्शन देने वाले, टैक्स चोर करवाने वाले और करने वाले और किसी भी ड्यूटी चोरी करने वाले दहशतगर्दों से ज़्यादा खतरनाक। इन दोनों का खात्मा पाकिस्तान की तरक्की और आम शहरी की तरक्की होगी, जो कायदे आदम का पाकिस्तान बनेगा, लेकिन उसमें रूल ऑफ लॉ सबके लिए एक जैसा होगा। पसंदीदा डाकू नहीं होना चाहिए। लुटेरा मेरी पसंद का नहीं, लुटेरा सिर्फ लुटेरा होता है। और मुल्क से मोहब्बत करने वालों को, मुल्क की बेहतरी चाहने वालों को अपनी ज़ात की बजाय पाकिस्तान को तरजीह देना होगी। लगता है कि खंडरात बता रहे हैं हमारा तालीशान है, कुछ लोग अपने ही जाल में फंसने वाले हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।